हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर डीजल मैकेनिक की जो फुल थ्योरी कोर्स वो चल रहा है। अभी तक हमारे 4 लेक्चर टोटल हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो इसके पहले के अगर 4 लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डीजल मैकेनिक थ्योरी फुल कोर्स के नाम से, तो जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, इतनी दिन क्लासेस थोड़ी सी नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मुझे खेद है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर जो है आपकी क्लासेस चले। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजन की संरचना एवं उसके भाग। जैसा कि पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंजन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन मैंने आपको बताया था कि इंजन 2 तरह का होता है। नई वीडियो देखा तो आपने जाके देखिएगा कि कौन कौन सा, इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। और हमको क्या पढ़ना है, इंटरनल कंबस्टन इंजन के बारे में ही पढ़ना है। और इंटरनल कंबस्टन इंजन के में भी किसको पढ़ना है? इंटरनल कंबस्टन इंजन, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्दहन इंजन। ठीक है, और हम डीजल मैकेनिक थ्योरी का फुल कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इस इंजन के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन, अब देखिए इसका भी, डीजल इंजन का भी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला हो गया 4 स्ट्रोक और दूसरा हो गया 2 स्ट्रोक। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम लोग जो इंजन की कार्यप्रणाली है उसको नहीं पढ़ेंगे, यानी कि इंजन काम कैसे करता है उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि इंजन की संरचना, यानी कि जो इंजन की संरचना है, यानी कि इंजन किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है और उसके जो भाग हैं या उसके जो अवयव हैं, उनका जो सेपरेट पार्ट है, उनका जो कार्य है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो इंजन बना हुआ है यह है आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, कौन सा स्ट्रोक इंजन है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, क्योंकि डीजल मैकेनिक का कोर्स है। हालांकि पेट्रोल इंजन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको पेट्रोल इंजन भी पढ़ा दूंगा। डीजल इंजन है। अगर हम बात करें इसका कौन सा, ये किस तरह का इंजन है, तो ये वर्टिकल सिलेंडर। वर्टिकल सिलेंडर, देखिए यहाँ पे जो ये सिलेंडर वाला पार्ट है कैसा है? वर्टिकल है। अगर इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिटा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हॉरिजेंटल डीजल इंजन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसके भाग हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस फिगर में देखेंगे और उसके बाद सेपरेट रूप से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सिलेंडर। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर जो हेड में लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर या इंजेक्शन वाल्व। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर या इसी को बोलते हैं इंजेक्शन वाल्व। हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला जो पार्ट आपका आ जाता है, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व, हिंदी में बोलते हैं प्रवेश द्वार। जहां से क्या होती है, जहां से हमारी ईंधन को जलाने के लिए हवा का प्रवेश होता है, वहां पे क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनलेट वाल्व। इधर जो वाल्व लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व, हिंदी में क्या बोलते हैं? निकास द्वार। ठीक है, जहां से हमारा धुआं निकलता है, यानी कि जब हमारा ईंधन जल गया, जब डीजल जलेगा तो क्या होगा? स्मोक उत्पन्न होगा, धुआं उत्पन्न होगा। तो धुएं को सिलेंडर से निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जिस वाल्व का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, अब वाल्व को अपनी जगह पे स्थिर रखने के लिए, यानी कि उसमें कसाव रखने के लिए, यानी कि जब जरूरत है भैया तभी खुलेगा वाल्व, बाकी स्प्रिंग की सहायता से क्या होगा? अपनी जगह पे बैठा रहेगा। यहाँ पे क्या लगी होती है? स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, उधर भी स्प्रिंग लगी होती है। अब यहाँ पे जो आपको ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, हिंदी में इसको लिख लीजिए वाल्व यंत्रावली, यानी कि वाल्व को चलाने के लिए जिस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, जिस
यंत्रावली का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व यंत्रावली। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें होता है कैम, फॉलोअर और कैम शाफ्ट। अभी फिगर में देखते जाइए, जब हम बारी बारी एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह के काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो वाल्व यंत्रावली हमारा क्या क्या शामिल होता है, कैम शामिल होता है, फॉलोअर होता है और कैम शाफ्ट होता है। इधर भी हो गया यही चीज, इधर भी हो गया यही चीज। अब अगला जो पार्ट आता है ये आता है पिस्टन, ठीक है। सिलेंडर के अंदर जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी कि आगे पीछे गति करता है। जिसे मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। तो ये सिलेंडर के अंदर कैसा मोशन करेगा, इस तरीके से मोशन करेगा, यानी कि एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन हिंदी में इसको बोलते हैं पश्चाग्र गति, पश्चाग्र गति, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिस्टन। पिस्टन के ऊपर रिंग्स लगी होती हैं, दो तरह की रिंग्स होती हैं, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अलग से। एक रिंग वो होती है जो ऊपर लगी होती है और एक रिंग होती है जो नीचे लगी होती है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स, ठीक है। अभी अलग अलग से डिस्कस करेंगे कौन कौन सी रिंग होती है, उनका काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक दंड। ये क्या काम करती है, जो पिस्टन है, पिस्टन को किससे जोड़ती है, क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट। अभी समझाऊंगा कि कैसे ये होता है। ये जो पूरा है, यानी कि ये जो पूरा डिब्बा आपको दिख रहा है यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इस डिब्बे को हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस, ठीक है। और ये जो जहाँ पे ये नीले कलर से आपको दिख रहा है क्या है, ऑयल है हमारा, ये क्या है, लुब्रिकेशन ऑयल है, स्नेहक तेल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल सम्प। अब ध्यान से समझिएगा, इंजन में क्या होता है, इंजन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी हीट एनर्जी रहती है उसको हम लोग क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ध्यान से समझिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे इंजन को, तो इंजन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो पहला पार्ट ये ऊपर वाला हो गया जहाँ पर क्या होता है, ईंधन का दहन होता है। और दूसरा पार्ट होता है, एक मैकेनिज्म होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारी कोई मशीन है, किसी मशीन को चलाना है, जैसे मान लीजिए अगर फैन की बात करें, पंखे की बात करें, तो अगर हमारा पंखे को चलाने के लिए हमको कैसा मोशन चाहिए, रोटरी मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन चाहिए। अगर मान लीजिए पिस्टन हमारा आगे पीछे इस तरीके से गति कर रहा है तो क्या हम इससे पंखे को चला सकते हैं, नहीं। मान लीजिए कोई मोटर है, मोटर को हमको चलाना है तो कैसा गति चाहिए, रोटरी मोशन चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए बाइक में क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है। फोर व्हीलर में इंजन लगा होता है। तो फोर व्हीलर को अगर हमको चलाना है इंजन की ही सहायता से, तो हमको क्या चाहिए, रोटरी मोशन चाहिए। तो इसी तरीके से इंजन को अगर हम दो भागों में बांट दें, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फ्यूल का कंबस्टन होता है, यानी कि ईंधन का दहन होता है ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या काम करता है कि जो पिस्टन का पश्चाग्र गति है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, उसको क्या करता है, रोटरी मोशन में बदलता है। यानी कि जो यहाँ पे पिस्टन कैसे गति कर रहा है, आगे पीछे गति कर रहा है, लेकिन पिस्टन की आगे पीछे की गति को हम लोग इस पूरे मैकेनिज्म की सहायता से, यानी कि जो यहाँ पे गजन पिन लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए जो पिन लगा होता है इसको बोलते हैं गजन पिन, ये भी लिख लीजिए, गजन पिन। ये होता है ये वाला कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंक पिन, ये हो गया क्रैंक, और ये हो गया क्रैंक शाफ्ट। इस मैकेनिज्म की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको हम लोग रोटरी मोशन में बदल लेते हैं, ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मशीन को चलाया जा सके। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी सभी चीज़ों को, जितने भी पार्ट मैंने आपको बताए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए
इसका फिगर का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको अगर नोट्स में अपने लिखना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इधर वाला पार्ट में मिटा दो तो बोर्ड पे जगह हो जाए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें कुछ आपको नहीं दिख रही इसको आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ये है क्रैंक केस है, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, गजन पिन है, पिस्टन है, ये एग्जास्ट वाल्व है, ये इंजेक्शन वाल्व है, ठीक है। इंजेक्शन वाल्व फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जो डीजल है उसको भेजना, यानी कि फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, सिलेंडर के अंदर डीजल को भेजना, ठीक है। तो आइए सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए सिलेंडर। देखिए अब अगर मैं आपसे सम्मिलित रूप से कहूं तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये पूरा सिलेंडर हो गया। लेकिन सिलेंडर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया सिलेंडर ब्लॉक और दूसरा हो गया सिलेंडर हेड। जैसे मान लीजिए अगर सिलेंडर को खोलना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यानी कि ऊपर से क्या लगा देते हैं, एक अलग से हेड लगा देते हैं, ताकि हम ऊपर से उसको आसानी से खोल सकें, ठीक है। और जो नीचे का भाग बचेगा उसको क्या बोल देंगे, सिलेंडर ब्लॉक। यानी कि सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। और उसको अगर अलग अलग कर दिया तो ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे हम खोलते हैं, जिससे हम आसानी से खोल सकें, चेक कर सकें इंजन सिलेंडर के अंदर के सभी पार्ट को, तो ऊपर वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, सिलेंडर हेड, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है कि जो सिलेंडर है, यानी कि जो किसी इंजन का सिलेंडर है वो किसका बना होता है, तो ये कास्ट आयरन का बना होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे ये कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। तो मैंने एक बार लिख दिया तो आप समझ जाइएगा। अगर मैं कहीं कास्ट आयरन बोलता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, ढलवा लोहा, या कहीं ढलवा लोहा बोलता हूँ तो आप समझ जाइएगा क्या है, कास्ट आयरन है। तो जो सिलेंडर है, इंजन का जो सिलेंडर है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। दूसरी बात, अगर आपसे एक और घुमा फिरा के प्रश्न पूछना चाहे, किस कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन कई तरह का होता है, जैसे होता है ग्रे कास्ट आयरन, मॉड्यूलर कास्ट आयरन, ठीक है, वाइट कास्ट आयरन। तो अगर आपसे पूछो कि कास्ट आयरन में भी किस कास्ट आयरन का बना होता है, तो ये बना होता है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन, हिंदी में बोलते हैं इसे धूसर ढलवा लोहा, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि ग्रे कास्ट आयरन का ही क्यों बनाया जाता है। जैसे कास्ट आयरन कई तरह का होता है, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, व्हाइट कास्ट आयरन हो गया, मॉड्यूलर कास्ट आयरन हो गया, इसी तरीके से कई प्रकार का। तो ग्रे कास्ट आयरन का ही क्यों बनाया जाता है, देखिए ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, एक ठोस स्नेहक होता है। यानी कि जो सिलेंडर के अंदर, अगर मान लीजिए सिलेंडर में हमने लाइनर का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, तो अभी लाइनर में बताऊंगा क्या होता है। तो ऑटोमेटिकली जो, यानी कि पिस्टन को क्या चाहिए, पिस्टन जितना घर्षण कम होगा उतनी ज़्यादा हमको पावर मिलेगी, क्योंकि पिस्टन क्या हो रहा है, इस सिलेंडर के अंदर क्या हो, चलता है, स्लाइड करता है। तो जब स्लाइड करेगा तो क्या होगा, घर्षण होगा। तो घर्षण को कम करने के लिए हमको कोई न कोई स्नेहक चाहिए। तो जब हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है जो स्वतः एक ठोस स्नेहक का काम करता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि ग्रे कास्ट आयरन क्यों उपयोग करते हैं, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है जो कि क्या होता है, ठोस स्नेहक का काम करता है। अब ध्यान से समझिएगा, अगला जो पॉइंट है इसमें लिखिए, कभी कभी सिलेंडर एल्यूमिनियम एलॉय के भी बनाए जाते हैं। जैसे छोटा अगर इंजन है तो वहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम एलॉय का भी कभी हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कभी कभी सिलेंडर एल्यूमिनियम एलॉय के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन लिख लीजिए, इसमें होता है सिलिकॉन होता है 11%, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मैग्नीज होता है 0.5%, ठीक है। और अगर अगली बात करें तो मैग्नीशियम होता है
0.4%। ठीक है, यानी कि जो एल्यूमिनियम एलॉय है, एलॉय मतलब क्या, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब कई धातुओं को मिला के जो धातु बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु, या अंग्रेजी में बोलते हैं एलॉय। ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन 11, जो एल्यूमिनियम एलॉय है इसमें क्या रहेगा, सिलिकॉन 11% रहेगा, मैग्नीज 0.5% रहेगा, मैग्नीशियम 0.4% रहेगा, और जो बाकी बचा वो क्या रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा। ठीक है, बाकी क्या रहेगा, एल्यूमिनियम। तो सिलेंडर के बारे में आपको इतने पॉइंट जो है याद रखने हैं। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगला जो है, अगले पार्ट की तरफ। वो हमारा क्या है, सिलेंडर हेड। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, सिलेंडर हेड को भी मैंने बांटा दो भागों, सिलेंडर को बांटा मैंने दो भागों में, एक हो गया सिलेंडर ब्लॉक और दूसरा क्या हो गया, सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड का भी कभी कभी आपसे मटेरियल पूछ लेता है कि जो सिलेंडर हेड है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो इसमें लिख लीजिए एलॉय कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय, यानी कि जो हमारा कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा है, उसको प्रॉपर्टी को और अच्छा बनाने के लिए या मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, और भी कुछ मिश्र धातुएं और भी कुछ धातुएं मिला देते हैं। तो क्या बन जाता है, जो कास्ट आयरन है वो मिश्र धातु बन जाता है। ठीक है, और या तो एल्यूमिनियम एलॉय, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एल्यूमिनियम एलॉय बताया, तो उसमें एल्यूमिनियम में हम लोग कुछ धातुओं को मिला के एल्यूमिनियम का मिश्र धातु बना लेते हैं और उसका सिलेंडर हेड हम लोग प्रयोग करते हैं। अब अगला लिखिए, ये पहला हमारा जो पार्ट था सिलेंडर हम लोगों ने देख लिया, सिलेंडर में सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड दोनों देख लिया। अब दूसरा जो है वो है गैसकेट। गैसकेट, ठीक है, गैसकेट क्या होता है, देखिए अब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, ईंधन का दहन कराते हैं। ईंधन का जब हम लोग दहन कराते हैं, यानी कि डीजल का जब दहन कराते हैं, तो गैसेस बनती हैं, फ्लू गैसेस बनती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, इस पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलती हैं, जिससे हमको क्या मिलती है, पावर मिलती है। अब अगर सिलेंडर को हमने दो भागों में बांट दिया, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, और उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारी पैकिंग है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीकेज होने लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो गैसेस बनी है, फ्लू गैसेस जो बनी है, वो इस लीकेज के माध्यम से निकल जाएंगी। तो जितनी धक्के के साथ, यानी कि जितनी पावर के साथ इस पिस्टन को नीचे की तरफ आना चाहिए, वो उतनी पावर के साथ नीचे नहीं आएगा। तो जो हमारा एनर्जी है वो लॉस होगा, जो पावर है वो लॉस होगा। इसलिए जो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में इसको सील करने के लिए, ताकि यहाँ से कोई गैसेस का लीकेज ना हो, किसी प्रकार के ईंधन का लीकेज ना हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गैसकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, गैसों के क्षरण को रोकने के लिए, गैसों के क्षरण को रोकने के लिए, प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि गैसकेट क्यों उपयोग किया जाता है, गैसों के क्षरण को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है कि गैसकेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप लिख लीजिए सिलेंडर ब्लॉक और हेड के बीच, कहाँ पर किया जाता है, सिलेंडर ब्लॉक और हेड के बीच जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला जो पार्ट है उसको आप लिखिए, तीसरा जो है वो है सिलेंडर लाइनर्स। तीसरा जो इंजन का महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर लाइनर्स। ठीक है, अब भैया ये क्या होता है, मैंने तो फिगर में कहीं बनाया हुआ नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन मोशन करता है वो कैसा मोशन करता है, इस तरह की आगे पीछे मोशन करता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन या पश्चाग्रगति कहा था। अब ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर एक पिस्टन है, जब इसमें पिस्टन आगे पीछे चलेगा तो ये क्या करेगा, इनके बीच स्लाइडिंग मोशन होगा, यानी कि घर्षण होगा। जब भाई मान लीजिए ये है, स्लाइड करना क्या, फिसलना होता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पे अगर बार बार आप ऐसे इस तरह का मोशन करते रहेंगे तो ये बोर्ड क्या होगा, घिसेगा। घर्षण जितना ज़्यादा रहेगा, घिसाव उतना ज़्यादा होगा।
ध्यान से समझिएगा, जब किसी चीज़ पर किसी चीज़ का घर्षण करते हैं तो उसमें क्या होता है, घिसाव उत्पन्न होता है। तो अब इंजन में क्या होता है, ये जो पिस्टन है लगातार उच्च गति पर हीट के साथ लगातार चलता रहता है। जब कई बार ऐसा मोशन होगा, इस तरीके का मोशन होगा, तो जो हमारा ये सिलेंडर है ये घिस जाएगा, और जब सिलेंडर हमारा घिस जाएगा तो यहाँ से जो लीकेज है वो क्या होने लगेगा, इधर, यानी कि जहाँ ये पिस्टन को नीचे ढकेलने की बजाय जो गैसों का लीकेज है वो यहाँ से बगल से होने लगेगा। तो हमारे जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। तो अब हमको मान लीजिए हमारा सिलेंडर घिस गया, तो इसका क्या उपाय है, यानी कि सिलेंडर का जो बोर है वो बड़ा हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमको सिलेंडर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। यानी कि आप क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए आपका सिलेंडर घिस गया तो आप पूरा सिलेंडर बदलेंगे तो जिसकी कास्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या उपाय करते हैं कि जो हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन को इंस्टॉल करने से पहले ही क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइनर लगा देते हैं। सिलेंडर, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर लाइनर्स, ठीक है। यानी कि हमने मान लीजिए इस तरीके का सिलेंडर बनाया तो इसके अंदर क्या कर दिया, एक लाइनर पहना दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये लाइनर है वो पिस्टन रिंग के साथ संपर्क में रहेगा। तो हमारा जो ये लाइनर है यही घिसेगा पहले, और जब हमारा ये घिस जाएगा तो हम इस सिलेंडर में से इस लाइनर को निकालेंगे और नया लाइनर डाल देंगे। तो हमारी जो कास्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि हमारा सिलेंडर वैसा का वैसा रहेगा, उसको कभी बदलना ही नहीं पड़ेगा। और जो हमने चारों तरफ एक लाइनर लगाया हुआ है, यानी कि खोखला जो पतला सा बेलन है इस तरीके का पहनाया हुआ है, ठीक है, जैसे हाथ है, हाथ के ऊपर दस्ताना पहना दिया, ठीक है, उसी तरीके सिलेंडर है, उसके अंदर लाइनर लगा दिया। इस लाइनर को निकालेंगे और आसानी से नया लाइनर डाल देंगे, तो बहुत ही कम पैसे में हमारा काम जो है हो जाएगा। और अगर हमने लाइनर नहीं लगाया, सिलेंडर हमारा घिस गया, तो हमको पूरा सिलेंडर बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको लाइनर से याद रखनी है, यानी कि लाइनर का क्या काम होता है, यही होता है कि सिलेंडर को घिसने से बचाना, ठीक है। दो तरह के लाइनर होते हैं, कौन कौन सा, वेट और दूसरा होता है ड्राई। अगला पॉइंट जो आपको इससे याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में ढलवा लोहे का लाइनर प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है वो एल्यूमिनियम का बना है, तो उसमें किस धातु के बने लाइनर का उपयोग किया जाएगा, तो कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा से बने जो लाइनर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला जो पार्ट है हमारा वो है पिस्टन, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, महत्वपूर्ण पार्ट तो सभी होते हैं, ठीक है, पिस्टन भी हमारा क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो चौथा जो हमारा पार्ट है वो गया है पिस्टन। तो आइए पिस्टन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पिस्टन करता क्या है, तो पिस्टन जो है सिलेंडर में पश्चाग्र गति करता है। तो इसको लिख लीजिए, पिस्टन सिलेंडर में, पहले लिख लीजिए आगे पीछे गति करता है, आगे पीछे, या ब्रैकेट में लिख लीजिए पश्चाग्र गति करता है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो पिस्टन है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है, आप लिख लीजिए ये ढलवा लोहा या एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। यानी कि ढलवा लोहा का बना होता है या तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का बना होता है। जैसे छोटा इंजन है तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का बना लेंगे, बड़ा इंजन है तो वहाँ पे किसका बनाएंगे, ढलवा लोहे का जो है बनाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है कई तरह का होता है इंजन के हिसाब से। जैसे किसी इंजन में एकदम ऐसे सपाट रहेगा, किसी इंजन में ऐसे हल्का सा फूला हुआ रहेगा, किसी इंजन में क्या रहेगा डिफ्लेक्टिंग टाइप का रहेगा, इस तरीके का। 2 स्ट्रोक इंजन में अगर देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग तरह का होता है। जब 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, क्राउन, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, स्कर्ट। क्या बोलते हैं, स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट। स्कर्ट भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है को पिस्टन का जो निचला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण आता है कि पिस्टन के ऊपर क्या लगी होती है, पिस्टन रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, देखिए मैंने फिगर, आप ध्यान से समझिएगा, फिगर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर 2 तरह की रिंग लगी होती है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली रिंग है ये अलग है, और नीचे वाली जो रिंग ग्रीन कलर की दिख रही है ये अलग है। तो कौन, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए पिस्टन रिंग्स। दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, पहली होती है संपीडन रिंग। संपीडन रिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। और जो नीचे लगी होती है वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल रिंग। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने अभी आपको सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट बताया कि पूरे सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें एक लाइनर लगा देते हैं, जिससे क्या हो, जब हमारा लाइनर घिस जाए तो हम लोग इसको निकाल के दूसरा लाइनर डाल दें। ठीक यही काम हम लोग क्या करते हैं, इस पिस्टन पे भी करते हैं। मान लीजिए हमारा ये सिलेंडर है, पिस्टन पूरा इससे एकदम सटके चल रहा है, तो हमारा जब पिस्टन घिस जाएगा तो पूरा पिस्टन हमको बदलना पड़ेगा। तो इससे हमारा जो कास्ट है, यानी कि जो लागत है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सर्विसिंग कराने गए, भैया हमारा पिस्टन है पूरा ख़राब हो गया, उसने कहा कि पिस्टन आपका ख़राब हो गया, पूरा पिस्टन आपको बदलना पड़ेगा, तो आपको पता चला 1000 रुपये लग गया। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इस लागत को कम करने के लिए क्या करते हैं कि पिस्टन है, इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे हमारा मान लीजिए पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हमने क्या कर दिए, खांचे काट दिए, ऐसे पतले पतले खांचे, और उसमें क्या कर दिया, एक चारों तरफ उसके क्या बना दिया, रिंग पहना दिया, इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, अब होगा क्या इस रिंग को पहनाने से, यानी कि ये जो रिंग है ये इस सिलेंडर या सिलेंडर लाइनर के संपर्क में आएगा। जितने भी रिंग हमने लगाए हैं वही क्या होगा, इस सिलेंडर के संपर्क में आएगा, और जो हमारा पूरा पिस्टन है वो क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। अब जब मान लीजिए हमारा चलते चलते जब पिस्टन रिंग घिस जाएगा तो हम आसानी से क्या करेंगे, इस रिंग को निकालेंगे, और इस रिंगवई को, यानी कि जो छल्लवा है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो हमारा जो पूरा पिस्टन है वो हमको नहीं बदलना पड़ेगा। तो जहाँ हमारा मान लीजिए पूरा पिस्टन बदलवाने का जो हमारा कास्ट है वो 1000 रुपये लग रहा था, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, 1000 रुपये लग रहा था, तो हमने ये पिस्टन रिंगवे बदल दिया 50 रुपये में। तो जहाँ पर 1000 रुपये में हमारा काम हो रहा था, रिंग हमने बदला, पिस्टन तो हमारा इस सिलेंडर के संपर्क में आया ही नहीं, तो पिस्टन हमारा नया का नया है, बस हमने क्या कर दिया, इस रिंग को बदल दिया, फिर हमारा जो है काम हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा काम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया कि ताकि हमारा जो पिस्टन है ना घिसे, इस रिंग घिसे और हम इसको आसानी से बदल दें और हमारा काम हो जाए। तो 2 तरह का रिंग होता है, पहला होता है संपीडन रिंग और दूसरा होता है ऑयल रिंग। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, प्रश्न पूछता है कि जो पिस्टन में जो ऊपर रिंग लगा होता है, यानी कि जो ये रेड कलर से दिखाया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। तो इसमें लिख लीजिए, ये पिस्टन में, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, पिस्टन में ऊपर की तरफ लगी होती है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है इसको बोलते हैं ऑयल रिंग। इसमें लिख लीजिए, ये पिस्टन में नीचे की तरफ
लगी होती है। ठीक है, पिस्टन में क्या होती है, नीचे की तरफ लगी होती है। अब कंप्रेशन रिंग का कार्य क्या होता है, इसमें लिखिए, इसका कार्य उच्च दाब गैसों के रिसाव को रोकना। ठीक है, यानी कि जब मान लीजिए यहाँ पे हमारा डीजल जलेगा तो क्या बनेंगी, फ्लू गैसेस बनेंगी, जिसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा भैया, तभी तो इस पिस्टन को नीचे ढकेल पाएंगी। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा यहाँ से लीकेज होने लगा, यानी कि गैस क्या है, बगल से पहले ही आ जा रही, तो क्या पिस्टन को ढकेल पाएगी पूरी क्षमता के साथ? नहीं। तो इसलिए ये जो कंप्रेशन रिंग है, इस पूरे जो अंदर कंबस्टन चैम्बर है, इसको पूरा एकदम सील कर देती है, जिससे यहाँ पे ये गैस जो है इस चैम्बर में ना पाए, यानी कि क्रैंक केस में ना पाए। जब यहाँ पे गैस बनेगी, जब हम डीजल को जलाएंगे, गैस बनेगी, जब गैस कहीं निकलने के लिए कहीं उसको जगह नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगी, इस पिस्टन पे धक्का लगाएगी और पिस्टन हमारा नीचे आएगा। तो यही क्या होगा, जब हमारा पिस्टन नीचे आएगा तभी हमको पावर मिल जाएगी। ठीक है, जब कार्यप्रणाली समझेंगे तो ध्यान से वहाँ पे सभी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ पार्ट बता रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से समझते चलिए। तो जो इसका कार्य है, इसका कार्य क्या है, उच्च दबाव गैसों के रिसाव को रोकना। अब देखिए यहाँ पे इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य लिखिए, सिलेंडर दीवार से अधिक स्नेहक ऑयल की मात्रा को हटाकर ऑयल पैन या संप तक पहुंचाना। अब देखिए यहाँ पे जो ऑयल है वो क्या होता है, भरा रहता है। तो जब ये पूरा पार्ट घूमता है तो ये ऑयल स्प्लैश लुब्रिकेशन के द्वारा ये ऑयल जो है पूरा पिस्टन के यहाँ नीचे वाले पार्ट तक, मान लीजिए क्या है, ये सिलेंडर की दीवार है, पूरा यहाँ तक पहुँचता रहता है। तो इस ऑयल रिंग का काम क्या होता है कि जो एक्सेस ऑयल यहाँ पे पहुँचा हुआ है, इसको फिर नीचे लाता है, यानी कि पूरा स्वैप करके क्या करता है, नीचे लाता है और फिर इस ऑयल संप में पहुँचा देता है। तो इसी तरीके से प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो ये हमारा हो गया कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया है, और एक प्रश्न पूछा गया है कि जो ऑटोमोटिव इंजन है, यानी कि कोई ऑटोमोबाइल है, तो कम से कम कितना कंप्रेशन रिंग होना चाहिए पिस्टन पे, किसी पिस्टन पे कम से कम कितना कंप्रेशन रिंग होना चाहिए? तो 2 कंप्रेशन रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखिए, किसी भी ऑटोमोटिव इंजन में कम से कम 2 कंप्रेशन रिंग होने चाहिए, 2 कंप्रेशन रिंग होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी ऑटोमोटिव इंजन में कम से कम, यानी कि ज़्यादा 2 से हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2। इसी तरीके से ऑयल रिंग पूछा गया, किसी भी ऑटोमोटिव इंजन में कम से कम 1 ऑयल रिंग होना चाहिए। कितना? 1 ऑयल रिंग होना चाहिए। ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो 2-3 कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जो पिस्टन है, पिस्टन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब आइए जो है अगले टॉपिक की तरफ, अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वाल्व एंड वाल्व मैकेनिज्म। ये वाला जो पूरा पार्ट मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर के समय, तो ये क्या है पूरा, ये इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। इसके नीचे जो लगा रहता है वाल्व मैकेनिज्म होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए 6वां, वाल्व एंड वाल्व मैकेनिज्म। देखिए, जो वाल्व मैकेनिज्म होता है कुछ इस तरह का होता है। ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया हुआ है, ये क्या है? ये पूरा एक वाल्व होता है। ये फिगर में जो मैंने लिखाया हुआ है, इसको कौन सा वाल्व बोलते हैं? इसको बोलते हैं छतनी नुमा वाल्व। और अगर इसी को उलट दिया जाए, इस तरीके की संरचना कुछ कर दी जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पपेट वाल्व। ठीक है, इस तरह के कई वाल्व होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यानी कि इसी वाल्व को उलट दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पपेट वाल्व बन जाएगा। ठीक है, और ये जो फिगर में दिखाया हुआ है ये क्या है, छतरी नुमा वाल्व है। नीचे जो इसकी ये लंबी डंडी आपको दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व स्टेम। तो फिगर से ये प्रश्न पूछा भी गया था कि मान लीजिए फिगर में ये वाल्व दिखाया गया है, तो इस वाले पार्ट को यानी कि एक्स जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व स्टेम। अब देखिए इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं। इस वाल्व के नीचे क्या लगा होता है, फॉलोअर लगा होता है, कैम लगा होता है और कैम शाफ्ट। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कैम है। इसके पीछे की तरफ एक शाफ्ट लगा होता है, क्योंकि हम लोग सामने से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, सिर्फ एक गोला दिखेगा। इसके पीछे क्या लगी होती है, पूरी शाफ्ट लगी होती है। इस शाफ्ट को हम लोग बोलते हैं कैम शाफ्ट। और यहाँ पे वाल्व के नीचे क्या लगा होता है, फॉलोअर लगा होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इस शाफ्ट पे क्या है, ये जो कैम है ये क्या है, जैम है, यानी कि ये सेपरेट नहीं घूमेगा। अब मान लीजिए अगर ये शाफ्ट इस डायरेक्शन में घूमता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, पूरा स्प्रिंग लगा होता है जो वाल्व को क्या करता है, अपनी जगह पे स्टेबल रखता है। यानी कि वाल्व क्या है, अभी जो हमारा ये ढक्कन है, जो प्रवेश द्वार है वो क्या है, बंद है, जहाँ से हमारा एयर जाएगा और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, इस एग्जॉस्ट वाल्व है और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, यानी कि स्मोक निकलेगा। और तीसरा जो हमारा वाल्व है वो है फ्यूल इंजेक्टर या इंजेक्शन वाल्व, जहाँ से हमारा क्या होता है, डीजल आता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि डीजल इंजन में टोटल यानी कि कुल कितने वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, तो कुल 3 वाल्व प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है इनटेक वाल्व, जहाँ से हमारा एयर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जाता है, क्योंकि डीजल को चलाना है तो किसी भी ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारा कहाँ होता है, हवा में। तो सिलेंडर के अंदर हवा को इसीलिए भेजा जाता है ताकि डीजल हमारा अच्छे से जल सके। फिर जब धुआं बनेगा, डीजल हमारा दहन हो गया, गैसेज बनेंगी, उससे हमने पावर ले ली, फिर क्या हुआ, धुआं बना। तो धुएं को बाहर निकालने के लिए कौन सा वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व, जिसे हम लोग बोलते हैं निकास द्वार। और डीजल को अंदर डालने के लिए सिलेंडर में हाई प्रेशर पर डीजल को सिलेंडर के अंदर डालने के लिए कौन सा वाल्व होता है, इंजेक्शन वाल्व। तो डीजल इंजन में कुल कितने वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, 3 वाल्व जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इस शाफ्ट को हम लोग घुमाते हैं, तो जो इस पे लगा हमारा कैम होगा ये भी घूमेगा। तो ये कैम जो है पूरा गोला नहीं रहता है, ये कैसा रहता है, कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का रहता है। तो जब ये घूमते घूमते मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जब ये वाला सिरा घूमते घूमते इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस वाल्व को क्या कर देगा, उठा देगा। आप ध्यान से समझिए, फिगर में ही देखिए, अगर मान लीजिए इस सिरे को घुमाते हुए हम लोग क्या कर दें, एकदम ऐसे वर्टिकल कर दें, तो भैया यहाँ पे तो गोला है ये पे यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ है, उठा हुआ है। तो ये क्या कर देगा, जब ये घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचेगा तो इस वाल्व को क्या कर देगा, उठा देगा। और जैसे ये वाल्व उठेगा, यहाँ से एयर क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, अगर इनटेक वाल्व है। और अगर एग्जॉस्ट वाल्व है तो क्या होगा, जैसे ही ये वाल्व उठेगा तो जो स्मोक बना है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जब तक ये वाल्व हमारा खुला रहेगा तब तक हमारा एयर अंदर आएगा, अगर एग्जॉस्ट वाल्व है तो हमारा धुआं बाहर निकलेगा। और फिर जब ये शाफ्ट घूमेगा, फिर घूमते घूमते जब ये वाला पोजीशन यहाँ से हट जाएगा, यानी कि मान लीजिए ये इस पोजीशन में आ गया, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारा जो वाल्व है क्या है, स्प्रिंग लोडेड है, यानी कि स्प्रिंग से दबा हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाल्व मैकेनिज्म है ये काम करता है। ठीक है, तो वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा वाल्व है कैसे काम करता है। अगला पॉइंट जो है आप लिख लीजिए, वाल्व से क्या पूछता है कि जो इसका मटेरियल है किसका बना होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक, किसका बना होता है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील या विशेष अलॉय स्टील। ठीक है, यानी कि ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का बना होगा या विशेष मिश्र धातु का जो स्टील है उससे बना होगा। ठीक है,
तो ये भी आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, अगला जो प्रश्न है आपसे पूछता है, तो प्रश्न को ही मैं पॉइंट के माध्यम से लिखा रहा हूँ कि जो आपसे पूछता है कि जो ऑटोमोटिव है यानी कि जो ऑटोमोबाइल होते हैं हमारे, उसमें अधिकतर इस तरह यही प्रश्न पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल में अधिकतर किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? पपेट वाल्व का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑटोमोबाइल में अधिकतर पपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में अधिकतर किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो पपेट वाल्व का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो है पॉइंट लिखिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्कर में, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्कर में, ठीक है, क्रैंक 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में प्रत्येक वाल्व एक बार खुलता है, यानी कि जो हमारा ये क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, जब ये 2 चक्कर कंप्लीट करेगा तो इसके 2 चक्कर कंप्लीट करने में जो हमारा जितने भी वाल्व हैं, जैसे इनलेट वाल्व हो गया, इंजेक्शन वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ये तीनों क्या होंगे? एक एक बार खुलेंगे। कैसे खुलेंगे, कैसे नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे, ये हम लोग जब इंजन की कार्यप्रणाली देखेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को समझेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए जिस यंत्रावली द्वारा वाल्व को ऑपरेट किया जा रहा है वो इंजन स्पीड की आधी स्पीड पर चलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया? कैम शाफ्ट बताया। यहाँ पे क्या होता है? कैम शाफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट वो शाफ्ट होता है जहाँ से हमको इंजन का पावर मिलता है, यानी कि इस शाफ्ट को हम डायरेक्ट किसी मशीन से जोड़ दें तो हमारा मशीन क्या है? चलने लगेगा। तो देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछता है कि मान लीजिए कोई इंजन 2000 आरपीएम पर घूम रहा है, यानी कि 2000 राउंड पर मिनट घूम रहा है, तो उसके कैम शाफ्ट की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? तो आपको ऑप्शन में दे देगा 500 आरपीएम, 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग क्या करेंगे? 2000 आरपीएम पे टिक करके चले आएंगे, क्योंकि भैया हमारा इंजन 2000 आरपीएम पे घूम रहा है, तो कैम शाफ्ट कितने आरपीएम पर घूमेगा? कैम शाफ्ट भी 2000 आरपीएम पर घूमेगा। लेकिन ये क्या है? गलत है। यहाँ पे आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए पॉइंट लिखाया हुआ है कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में प्रत्येक वाल्व एक बार खुलता है, इसलिए जिस यंत्रावली द्वारा वाल्व को ऑपरेट किया जा रहा है, तो किस यंत्रावली द्वारा वाल्व को ऑपरेट किया जाए? तो भैया कैम शाफ्ट के ही तो द्वारा वाल्व को चलाते हैं। मैंने अभी आपको लिखाया किया जा रहा है, वो इंजन स्पीड की आधी स्पीड पर चलनी चाहिए, यानी कि इंजन अगर हमारा 2000 आरपीएम पर चल रहा है तो जो कैम शाफ्ट है वो कितने आरपीएम पर चलनी चाहिए? 1000 आरपीएम पर चलनी चाहिए, तभी सही समय पर हमारा जो सभी वाल्व हैं वो खुल पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आप अगला जो है यहाँ पे लिख लीजिए, अगला पॉइंट डाल के लिख लीजिए कैम शाफ्ट के कार्य। हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिख लीजिए, ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है कि कैम शाफ्ट के क्या कार्य होते हैं। तो वहाँ भी आपको 2-3 ऑप्शन जो है दिए रहते हैं।
और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, तभी ये वीडियो जो है आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो जो भी आपके मित्र दोस्त हैं डिजिटल मैकेनिक के पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो जो अन्य फिगर वगैरह या कुछ अगर नोट्स वगैरह मुझे प्रोवाइड कराना हुआ तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए कैम शाफ्ट के कार्य। पहला पॉइंट इसमें लिखिए वाल्व को उठाना। जैसे मैंने अभी आपको फिगर की सहायता से समझा था कैसे ये वाल्व को उठाता है। यहाँ पे लिखिए वाल्व को उठाना तथा छिद्र को खोलना। जब यहाँ से ये क्या कर देगा, इस वाल्व को उठा देगा तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, छिद्र खुल जाएगा, जिसके माध्यम से जो एयर है वो क्या होगा, सिलेंडर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कार्य इसका क्या होता है, लिखिए इसमें फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल पंप तथा स्नेहक पंप, यानी कि जो लुब्रिकेशन पंप होता है उसको क्या करना, ऑपरेट करना। स्नेहक पंप को ऑपरेट करना, ठीक है। तो कैम शाफ्ट का कार्य आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा दिया। अगला जो है, अब अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड, यानी कि ऊपर का पूरा पार्ट हमारा हो गया। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग नंबर 7 है, वो हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजक दंड। सातवां हेडिंग डालिए संयोजक दंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि क्या करना, कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना। तो ये क्या काम करता है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन को किससे जोड़ता है, क्रैंक पिन से जोड़ता है। पिस्टन को आप समझ लीजिए डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट बोले तो पिस्टन को किससे जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है। किसके माध्यम से, क्रैंक पिन के माध्यम से, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए और मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये जो यहाँ पे ये गोला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक पिन, क्रैंक पिन। और यहाँ पे ये जो है, ये जो लंबा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक, ठीक है। और बाकी सभी पार्ट मैंने आपको बताया, ये वाला क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो ये पिस्टन को किससे जोड़ता है, क्रैंक से जोड़ता है, और फिर क्रैंक के माध्यम से किससे जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे इसका कि इसमें जो है क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसका कार्य क्या है, पिस्टन की आगे पीछे की गति को घूर्णन गति में बदलना, घूर्णन गति में बदलना, ठीक है। अकेले ये काम नहीं करता, यानी कि पूरा मैकेनिज्म मिलके ये काम करता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था कि कनेक्टिंग रॉड का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है, पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, यानी कि आगे पीछे की जो गति है उसको क्या करना, रोटरी गति में, यानी कि घूर्णन गति में जो है बदलना। अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो कनेक्टिंग रॉड है वो किसकी बनी होती है। तो आप लिखिए ये कुहित इस्पात, हिंदी में बोलते हैं क्या, कुहित इस्पात, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर्ज्ड स्टील, किसकी बनी होती है, फोर्ज्ड स्टील की बनी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सभी चीज़ तो हमने किसका बनाया, कास्ट आयरन का बनाया। जैसे कि पिस्टन हो गया, कास्ट आयरन का बनाया, सिलेंडर बनाया, सिलेंडर हेड बनाया, सिलेंडर ब्लॉक बनाया, मैक्सिमम चीज़ें कास्ट आयरन की बनाई। तो इस जो कनेक्टिंग रॉड को, इसको हमने फोर्ज स्टील या कुहित इस्पात का क्यों बनाया। देखिए जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसकी जो गुण होता है, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसी होती है, भंगुर होती है, यानी कि ब्रिटल होता है। अब ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिस पर अगर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएं, यानी कि तनन बल लगाएं,
तो वो क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन अगर उस पर संपीड़न बल लगाया जाए तो वो क्या होता है, जल्दी नहीं टूटता है। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर के अंदर जो दबाव है कैसा है, संपीड़ित दबाव है, तो इसके कारण हम लोग कास्ट आयरन का बना लेते हैं। लेकिन जो हमारा ये कनेक्टिंग रॉड है, जब पिस्टन बहुत ही तेजी से गति करता है तो इस पे बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल लोड या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आघात पड़ता है। तो अगर हम इसको कास्ट आयरन का बना देंगे तो हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है ये टूट जाएगा। इसलिए हम लोग इसको किसका बनाते हैं, फोर्ज्ड स्टील का बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो कनेक्टिंग रॉड है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो ये किसका बनाया जाता है, फोर्ज्ड स्टील का बनाया जाता है। अब इसमें देखिए दो सिरे होते हैं, एक सिरा ये हो गया बड़ा वाला, एक ये सिरा हो गया छोटा वाला। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो इसमें लिखिए इसके छोटे सिरे को, इसके छोटे सिरे को पिस्टन पिन या इसी को क्या बोलते हैं, गजन पिन, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम है, पिस्टन पिन या गजन पिन के द्वारा, पिस्टन पिन या गजन पिन के द्वारा पिस्टन से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछता है एग्जाम में कि कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ने के लिए किस पिन का इस्तेमाल करते हैं, या कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से किस पिन द्वारा जोड़ा जाता है। तो किस पिन द्वारा जोड़ा जाता है, गजन पिन या पिस्टन पिन के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। अगला जो है लिखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, बड़ा सिरा भी जुड़ता है। अगला लिखिए, तथा बड़े सिरे को क्रैंक पिन द्वारा क्रैंक से जोड़ा जाता। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये क्रैंक पिन है, मैंने आपको बताया। तो इसकी सहायता से किससे जोड़ा जाएगा, ये जो क्रैंक पिन है इससे जो है जोड़ा जाएगा। तो कनेक्टिंग रॉड वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब आइए अगला जो पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सम्मिलित रूप से क्या है, क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए 8वां, क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इसमें भी आपसे क्या पूछता है, मटेरियल पूछता है कि किस मटेरियल का बना होता है। तो ये भी हमारा फोर्ज्ड स्टील का बना होता है, फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह का होता है कुछ, जो क्रैंक शाफ्ट होता है आप लोगों ने देखा भी होगा अगर प्रैक्टिकल वगैरह कुछ किया होगा तो इस तरह का होता है। देखिए क्रैंक शाफ्ट, फिगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं, बाकी कुछ फिगर मैं आपको ग्रुप में भेजने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसी तरीके का आगे भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा क्या होता है, कुछ जो क्रैंक शाफ्ट होता है। तो आप इसका फिगर भी चाहें तो बना सकते हैं। तो यही थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पार्ट। एक पार्ट ऑफ हमारा और देख लीजिए, फ्लाई व्हील, जो कि इस फिगर में नहीं बना हुआ है, जो कि इस क्रैंक शाफ्ट के दूसरी तरफ यानी कि पीछे की तरफ बना होता है। ठीक है, तो अभी बस इसको पढ़ लीजिए कि फ्लाई व्हील लगा होता है, काम इसका क्या होता है। जब आप कार्यप्रणाली समझेंगे सही से तभी आपको समझ में आएगा। अभी बस लिख लीजिए कि काम क्या करता है, लेकिन समझ में आपको तब आएगा जब आप इसकी कार्यप्रणाली जो है पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं गतिपाल पहिया, इंग्लिश में फ्लाई व्हील।
ठीक है, इसमें लिखिए इंजन की स्पीड में उतार चढ़ाव इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्चुएशन को सीमित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? इंजन की स्पीड में उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है पॉइंट लिखिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, तो ये 2 पॉइंट आप फ्लाईव्हील में लिख लीजिए। जब कार्यप्रणाली में पढ़ाऊंगा आपको इंजन की, तभी आपको इसका समझ में आएगा। अगर मैं अभी बहुत समझाने का प्रयास भी करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें लिखिए, पहला पॉइंट क्या है, इंजन की स्पीड में उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन को सीमित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या तथा सीमित करने के लिए भी, तथा एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। क्यों एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको बाद में समझ में आएगा। तो अब देखिए, इसके अलावा जो कुछ और भी पार्ट हैं वो भी इंजन में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको हम लोग को लिखना नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि एक पार्ट की मैं बात करूँ, साइलेंसर, तो साइलेंसर कहाँ पे लगा होता है? इस निकास द्वार पे, यानी कि जहाँ से स्मोक निकलता है वहाँ पे लगा होता है, ताकि जो नॉइस है, यानी कि एग्जॉस्ट के समय, धुआं निकलते समय जो आवाज़ है उसको कम किया जा सके। तो साइलेंसर भी एक पार्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे इनलेट वाल्व है जो हमारा, इसके पहले क्या लगा होता है? एक एयर क्लीनर लगा होता है, ताकि जो एयर अंदर जा रही है उसमें जो धूल के कण है, डस्ट के कण है, वो सिलेंडर के अंदर ना जाएंगे, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जाएंगे तो कार्बन के रूप में चारों तरफ जमा हो जाएंगे, तो हमारा इंजन जल्दी घिस जाएगा। यानी कि यहाँ पे पिस्टन के रिंग के बीच में आ जाएंगे तो घर्षण पैदा करेंगे, जिससे हमारा घिसाव उत्पन्न होगा, हमारा जो सिलेंडर लाइनर है या जो रिंग है बहुत जल्दी घिस जाएगा। तो यहाँ पे जो एयर को सिलेंडर के अंदर भेजने से पहले एयर क्लीनर क्या करता है? उसको क्लीन कर देता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल वगैरह को अवशोषित कर लेता है, जिससे यहाँ से जो हवा जाती है वो क्या होती है? साफ होती है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से आपका मल्टी सिलेंडर इंजन है तो एग्जॉस्ट वाल्व के बाद क्या लगा होता है? मैनीफोल्ड लगा होता है। जैसे अगर यहाँ पे कई सिलेंडर का इंजन है, जैसे ये एक सिलेंडर है, इसी तरीके से एक बहुत बड़ा इंजन होता है, तो वहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, 10 सिलेंडर इंजन, 16 सिलेंडर इंजन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मैनीफोल्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो एक अन्य पार्ट हैं वो यही हमारे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो इंजन की पार्ट हैं आपके समझ में आ गए होंगे। तो सब चीज़ें तो समझ में आ गई। अब आपको लगेगा कि भैया प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हेडिंग आप क्या डालेंगे? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके के मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखाऊंगा, जिससे आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैंने लिख दिए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्न ही पूछे गए हैं, बस इसको मैंने क्या लिख दिया? वन लीनियर के माध्यम से लिख दिया, यानी कि प्रश्न और उसका आंसर। क्योंकि एक प्रश्न लिखता हूँ, 4 ऑप्शन लिखता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपका भी समझ आएगा, मेरा भी। ठीक है। जैसे ही प्रश्न पूछा गया था डीजल इंजन कैसा इंजन है, तो कैसा इंजन है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था इंजन में ऑयल संप कहाँ फिट रहता है, तो मैंने आपको अभी फिगर के माध्यम से बताया था कि जो इतना पार्ट रहता है क्रैंक केस रहता है, क्रैंक केस के नीचे क्या रहता है? ऑयल संप रहता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रैंक केस के नीचे ऑयल संप कहाँ फिट रहता है? क्रैंक केस के नीचे फिट रहता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी डीजल इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक किसका बना होता है? तो सिलेंडर ब्लॉक किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। मैंने आपको बताया कि पूरा जो सिलेंडर है या सिलेंडर ब्लॉक है किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो सिलेंडर हेड है वो किसका बना होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कास्ट आयरन का बना होता है या एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के मध्य
कौन सा भाग है? तो मैंने अभी आपको एक भाग बताया था गैस्केट। गैस्केट क्या करता है? गैसों के लीकेज को रोकता है। मान लीजिए हमारा ये सिलेंडर हेड है और ये सिलेंडर ब्लॉक है, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसके बीच में क्या लगा होता है? गैस्केट लगा होता है। कहाँ पे होता है? सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के मध्य। छठवां जो पॉइंट है, सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए हमारा ये सिलेंडर हो गया और इसके अंदर जो पिस्टन है, तो पिस्टन रिंग की माध्यम से क्या रखा जाता है? जो सिलेंडर है और पिस्टन की जो दीवार है इसके मध्य कुछ दूरी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ताकि घर्षण कम हो, फ्रिक्शन कम हो। फ्रिक्शन कम करने का पर्पज क्या है? ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले और जो हमारा पिस्टन है वो गर्म कम हो। ताकि अगर पिस्टन हमारा बहुत गर्म हो जाएगा और गर्म होकर पिघल जाएगा तो सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। यहाँ पे यही प्रश्न पूछा गया था कि सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के मध्य कुछ दूरी रखी जाती है, क्यों? तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि पिस्टन गर्म होकर जाम ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से क्या रखी जाती है? कुछ दूरी रखी जाती है। और किसके माध्यम से ये दूरी रखी जाती है? तो पिस्टन रिंग के माध्यम से ये दूरी रखी जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पिस्टन की तल यानी कि जो बॉटम रिंग होती है पिस्टन की, उस रिंग को क्या कहते हैं? तो उस रिंग को मैंने अभी आपको बताया था क्या कहते हैं? ऑयल रिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पिस्टन बनाया था तो यहाँ ऊपर की तरफ जो रिंग लगी होती है इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग। और जो नीचे रिंग लगी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल रिंग। यही प्रश्न आपसे जो है पूछा गया था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, गजन पिन का जो उपयोग है वो क्यों किया था? तो इसमें इसको भी मैंने आपको बताया था कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए, किस लिए? पिस्टन और जो कनेक्टिंग रॉड है उसको जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गजन पिन, या इसी को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन पिन के नाम से भी जानते हैं। पिस्टन में ऊपर वाले रिंग को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? संपीड़न रिंग। ठीक है, अगला और भी कुछ पॉइंट है जिसको मैं लिखा सकता हूं, तो इसको भी आप लिख लीजिए। अगला जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट ये भी लिख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। 9 पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, तो प्रश्न देखिए ऐसे ही आपसे बनते हैं। तो अगर आपका थियरी क्लियर है, बहुत ज़्यादा प्रश्न रटने का प्रयास मत किया करिए। अगर आपका थियरी क्लियर है तो प्रश्न आपके सामने आएगा, आप उसको क्या कर ले जाएंगे? आसानी से जो है कर ले जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थियरी पर ध्यान दिया करिए, यानी कि जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करने पर ध्यान दिया करिए। क्योंकि आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 25 कराऊंगा, 25 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 1.5 घंटे की अगर क्लास में मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, वर्किंग क्लियर कर देता हूँ, तो आपके उससे 50 से 100 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ हो जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है थियरी का। तो 10 नंबर का पॉइंट लिखिए। इसमें कहा गया है, प्रश्न पूछा गया था कि क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट की गति का अनुपात कितना होता है? तो मैंने जब आपको वाल्व मैकेनिज्म पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि अगर 2000 आरपीएम पर हमारा क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है तो हमारा कैम शाफ्ट कितने आरपीएम पर घूमना चाहिए? 1000 आरपीएम पर। क्रैंक शाफ्ट कितना? 2000 आरपीएम पर। तो अनुपात कितना हो गया? 2:1। तो क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट की जो गति का अनुपात होता है कितना होता है? 2:1। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। 11 नंबर का पॉइंट लिखिए। कैम शाफ्ट में कैम का क्या कार्य है? कैम का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? वाल्व को खोलना एवं बंद करना। खोलना एवं बंद करना कैसे होता है? मैंने भी आपको इस तरीके से फिगर बना के आपको समझाया था। अगला पॉइंट लिखिए, समय से पूर्व किसी वाल्व का
खुलना क्या कहलाता है। यानी कि मान लीजिए अभी उसके खुलने का समय नहीं है, लेकिन हमारी टाइमिंग क्या है, गड़बड़ा गई है। तो अगर समय से पूर्व कोई वाल्व खुल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व लीड। क्या बोलते हैं, वाल्व लीड। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 13। वाल्व को सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वाल्व स्प्रिंग का। मैंने आपको फिगर में बताया था ना, स्प्रिंग है, ताकि जैसे वाल्व खुला, जितने समय तक कैम उसके ऊपर रहे उतने समय ही वाल्व खुले, बाकी समय क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो अपने आप कैसे बंद होगा, जब स्प्रिंग की सहायता से उसको दबाए रहेंगे तो अपने आप बंद होगा। हाँ, एक प्रश्न और माइंड में आ गया, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको छतरी नुमा वाल्व बनाया, ठीक है, इस तरीके से, और सीट जो होती है सिलेंडर पे कैसी, इस तरीके से कुछ होती है। यानी कि जो इसका वाल्व का जो निचला पोर्शन है कितने डिग्री पर ग्राउंड होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई वाल्व है, ताकि अच्छे से वो बैठ जाए सीट में, फिर उसमें लीकेज ना हो, तो कितने डिग्री पर ये ग्राउंड होता है, तो आप इसको लिख लीजिए 45 डिग्री पर। यानी कि जो वाल्व का निचला सिरा या कि जो वाल्व की सीट होती है वो कितने डिग्री पर ग्राउंड होती है, तो कितने डिग्री पर ग्राउंड होती है, 45 डिग्री पर ग्राउंड होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। हाँ देखिए, इस तरीके के प्रश्न पूछा गया था कि एग्जॉस्ट वाल्व का फेस कोण होता है, तो फेस कोण कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। तो ये प्रश्न भी आपसे जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त अधिकतर वाल्व, यानी कि ऑटोमोबाइल में मुख्यतः किस वाल्व का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अधिकतर किस वाल्व का प्रयोग होता है, पपेट वाल्व का। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप प्रश्न करने का प्रयास करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रश्न आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कैरियर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम लोगों ने क्या देखा, इंजन की जो संरचना है और उसके जो मुख्य अवयव हैं, यानी कि जो उसके मुख्य भाग हैं, उसको देखा, सभी टॉपिक्स को पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंजन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, इंजन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद। ठीक है, महत्वपूर्ण पद में जैसे क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, यानी कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, किसी भी इंजन का बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो, यानी कि जो स्वेप्ट आयतन क्या होता है, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, इफिशियंसी किसी इंजन के हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण पद प्रयोग होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अगले वीडियो में हम लोग इंजन की कार्यप्रणाली को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और व्यू जाएँ और हम लोग को क्या मिले, मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंजन के महत्वपूर्ण पद को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।